नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रेट्रो विद राज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के दो ऐसे महान फनकार के बारे में जिनके बिना बॉलीवुड का जो क्लासिकल एरा है, जो गोल्डन एरा है, वो इनकम्प्लीट है। मैं बात करने वाला हूं रफी साहब और लता मंगेशकर के बारे में। आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता है या नहीं पता है कि ये दोनों ने मिलकर करीबन अराउंड 444 से लेकर 448 सॉन्ग्स एक साथ गाए हैं। इतने सॉन्ग्स गाने के बाद एक टाइम ऐसा भी आया था, या ये कहूं कि लता मंगेशकर ने रफी साहब को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। आखिर क्या इसके पीछे कहानी है, हम इससे पहले बात करेंगे। क्या आपको पता है कि रफी साहब और लता मंगेशकर का फर्स्ट डुएट सॉन्ग कौन सा था? उसके बारे में आज बात करते हैं। ये मूवी थी बाजार, जो रिलीज हुई थी 1949 में, और इस मूवी का जो सॉन्ग है जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, उस सॉन्ग का नाम है ए मोहब्बत उनसे मिलने का बहाना बन गया। और जब मैं बात कर रहा हूं इतने सारे सॉन्ग्स का, 444 से 448 का, तो ये भी बात करना बहुत जरूरी है कि इन दोनों का जो लास्ट सॉन्ग जो इन्होंने एक साथ गाया था वो कौन सी थी। तो वो थी मूवी टक्कर की, जो 1980 में रिलीज हुई थी। और इसमें एक गाना था। अब आता हूं पॉइंट पे। इतने सारे गाना, इतने सारे हिट, एक से बढ़कर एक हिट इन्होंने दिया है। तेरे मेरे सपने, दिल पुकारे, आरे आरे, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। मतलब कि सॉन्ग्स खत्म होता ही नहीं है। अगर आप एक लूप में लगा दोगे गाना तो लगेगा कि सुनते जाऊं। ऐसे थे। जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, क्या गाना है, बेहतरीन गाना है, आपको पता ही है। एक सवाल मैं करूं, क्या गाना है, क्या नहीं है। लग जा गले, क्या है, क्या गाना है। पर इतना गाना होने के बाद हुआ क्या, एक समय ऐसा आया जब ये दोनों ने एक साथ गाना गाना बंद कर दिया। अब ये बात है आपका 1960s का। 1960s का समय की बात है, जब ये लोग एक साथ ये पूरे इंडस्ट्री को ये रियलाइज करा चुके थे कि मूवी को अगर हिट बनाना है तो लता और रफी साहब को एक साथ गाना में गवा दो। इनका एक डुएट सॉन्ग होना चाहिए। 1, 2, 3 सॉन्ग अगर हो तो वेल एंड गुड, या अगर एक सॉन्ग भी हो जाए तो मूवी को हिट होने से कोई रोक नहीं सकता है। और ये सारे मूवीज में जिस तरह उन्होंने अपनी आवाज से ये जादू बिखेरा है, ये तो आपको ही पता है और हम सबको पता है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि 1960s में एक सीरियस कंसर्न उठ के आया था, जो था आपका रॉयल्टी इशू। रॉयल्टी के बारे आप सभी लोग सुने होंगे, और इसमें कितना आप लोग सच जानते हैं वो पता नहीं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ अनफोल्डेड ट्रुथ जरूर सामने लेके आया हूं। अब हुआ ये था कि 1960 के दौर में लता जी एक एस्टैब्लिश्ड, एक मोस्ट डिमांडेड सिंगर हो चुकी थी। मतलब जितने भी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, वो सभी लोग चाहते थे कि लता जी या मोहम्मद रफी इनके मूवी में गाना गाए। पर यहां सवाल गाना गाने का नहीं था। सवाल यहां पर यह था कि लता जी को बस एक बात से परहेज था कि यदि हम गाना गा रहे हैं तो इसका रॉयल्टी हमें क्यों नहीं मिल रहा है। जबकि जो इस गाने के पीछे जो जुड़े हुए किरदार हैं, जो कि म्यूजिक कंपोजर हो गए हैं, डायरेक्टर हो गए हैं, या मूवी के जो प्रोड्यूसर है, उनको भी रॉयल्टी मिल रहा है। पर हम जो गाना गाते हैं हमें कोई रॉयल्टी क्यों नहीं मिल रहा है। और इस वजह से एक तरह से उन्होंने एक आंदोलन कर दिया था इंडस्ट्री के लीडिंग टाइकून्स, म्यूजिक टाइकून्स, प्रोड्यूसर्स के सामने। ये बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात थी। और दूसरी तरफ रफी साहब का बात था। रफी साहब जो कि एक फकीर इंसान थे, बस उनको अपना काम से काम मतलब था। वो कम बोलते थे क्योंकि उनका आवाज ज्यादा बोलता था। तो उनका कहना यह था कि हम एक आर्टिस्ट हैं, हम एक कलाकार हैं, और हमें गाना गाने से पहले एक पेमेंट हम लोग फिक्स करते हैं, हमारा डिसाइड होता है। पेमेंट के बाद हम अपना गाना गाते हैं, हमारा काम यही खत्म होता है। इसके आगे रॉयल्टी का हमें क्या करना है। ऊपर वाले ने जितना दिया है मुस्कुरा के लेंगे, हंस के लेंगे, बात खत्म। और ये जो छोटी सी जो बात थी, हालांकि यहां पर आप नोटिस करना कि यहां पर ना रफी साहब गलत थे, ना यहां पर आपका लता मंगेशकर गलत थी। इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था और सही पॉइंट ऑफ व्यू था। आप जाके आप नोटिस कर रहे होंगे कि सिंगर्स को भी मिलता है आपका रॉयल्टी, पहले नहीं मिल रहा था आपका। और
इस वजह से इन दोनों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, पर इंडस्ट्री के जो होते हैं, क्या बोलते हैं आपको, जो इनर सर्कल होते हैं, वो लोग इस बात को इतना घुमा फिरा के बोलना शुरू कर दिए, एक दूसरे के बारे में इतना अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिए कि यहां पर आग यहां पर ऐसे लगा। और हुआ ये, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ा। मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने के बाद फिर क्या हुआ था, यही होना था कि गाना वो लोग साथ में नहीं गा रहे थे, और फिर काफी सालों तक उन्होंने गाना गाना बंद कर दिया। पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर एक दूसरे के लिए ये दोनों सिंगर्स जो थे, उनके बीच में इतना म्यूचुअल रिस्पेक्ट था कि कभी भी कहीं भी आपने ये नहीं सुना होगा कि लता जी या रफी साहब ने एक दूसरे के बारे में कभी भी कुछ भी गलत बात बोला होगा। जब भी लता जी से पूछा गया तो लता जी ने यही बोला कि रफी साहब तो रफी साहब है, रफी साहब का मतलब है म्यूजिक। और यही बात अगर जब रफी साहब से लता जी के लिए पूछा गया तो उन्होंने भी हमेशा उनके बारे में अच्छा ही बोला। और अगर आप लोगों को याद होगा, जब रफी साहब का इंतकाल हुआ था और जब लता जी से पूछा गया कि आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप कैसा आप फील कर रहे हो, तो लता जी ने कहा कि रफी साहब चले गए, मुझे लगता है कि म्यूजिक हमारा कम हो गया। इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या होगा एक सिंगर का रिस्पेक्ट के लिए। तो लता जी ने वो रिस्पेक्ट दिखाया था। पर बात ये आता है कि जब इतने साल जब आपका बीत गया, लेकिन कहते हैं कि टाइम के साथ सारा गुस्सा, सारा मिसअंडरस्टैंडिंग, वो सब कुछ कम हो जाता है। और यही हुआ, ये लोग ने दोबारा गाना गाया। और इन्होंने जब जो ये कंट्रोवर्सी के बाद, ये जो आपका जो रॉयल्टी इश्यू के बाद, जब इन्होंने जब फर्स्ट सॉन्ग जो गाया था, वो सॉन्ग आपको शायद पता है कि नहीं है, वो उसके बारे में बता दूं। ज्वेल थी मूवी का नाम था, 1967 में मूवी रिलीज हुई थी। इसके जो आपके म्यूजिक डायरेक्टर थे वो थे हमारे एस.डी. बर्मन, और इसके जो लिरिसिस्ट थे वो थे हमारे मजरू सुल्तान परी। और जो गाना उन्होंने जो साथ में गाया था, वो गाना का नाम था दिल पुकारे आरे आरे। दिल पुकारे आरे आरे आरे। कमबैक गाना आपने सुना है, आपको पता है कि कितना प्यारा ये गाना है। और अपने आवाज से उन्होंने जो जादू बिखेरा था, वो दोबारा भी उन्होंने जादू बिखेरना शुरू किया। लेकिन फिर 1980, जैसे मैं बता रहा था आपको, लास्ट मूवी टक्कर में उन्होंने अपना लास्ट आवाज दिया, साथ में उन्होंने गाना गाया। दोस्तों, ये थी आज कहानी। एक समय ऐसा था जब ये लोग ने साथ में हिट पे हिट, एक तरह से दे वर नोन एज एन इंडिस्पेंसिबल फैक्टर फॉर द म्यूजिक इंडस्ट्री। कोई भी लोग हो, वेदर इट इज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एवरीवन, दे वर जस्ट लुकिंग फॉर लता जी एंड रफी साहब। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। आपका क्या कहना है इसके बारे में, कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, कि लता जी और रफी साहब म्यूजिक को हिट करने में, मुझे लगता है कि 80% तो यही दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। मैं एक्टर्स पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, एक्टर्स तो बेमिसाल क्या एक्टर्स थे उस समय, लेकिन हाँ, जान डालना इनका ही काम था। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।